अगर युवराज ने दक्षिण या फिर स्वराज की मांग की होती ना, तो सोने के जैसा ये स्वराज विभाजित हो जाता। लोग तो खुश हो गए, कह रहे हैं देखिए युवराज कितने निस्वार्थी हैं, लेकिन उन्होंने बिना मांगे सब कुछ मांग लिया। ये राजनीति इन्हें नहीं समझ में आती। हम ये कहना चाहते हैं कि जो बदलता है वो शुभ विचार नहीं है, क्योंकि वो बदलता ही नहीं। शिव विचार नहीं मतलब कहीं तो कुछ गड़बड़ है। बड़ी रानी साहिबा, बंटवारे के लिए इनकार किया, इसलिए आपका मन आपको खाए जा रहा है क्या? क्या माता श्री ने बंटवारे की बात की थी महाराज से? तभी हम सोचे कि रायगढ़ को तबाह करने का फैसला किसने लिया है। माताश्री, शंभू राजा। माताश्री बोलिएगा बाद में, पहले खाना खाइए। नहीं, इस पवित्र रायगढ़ के अन्न के काबिल भी नहीं है हम। माताश्री ये क्या कह रही हैं आप? हमारे हाथों से जो नहीं होना चाहिए था वो हो गया और इसका हमें बहुत पश्चाताप हो रहा है। माताश्री आप क्यों अफसोस कर रही हैं? जो हो गया उसके बारे में सोचने से अच्छा है जो सामने है उसके बारे में सोचिए। फिर भी जो भी अब तक हुआ है वो अपराध ही तो था। आपने मुझे एक शब्द भी नहीं कहा, महाराज ने भी कुछ नहीं कहा, रानी पुतला ने भी कुछ नहीं कहा, बहू रानी जी गुस्सा नहीं हुई। हमारी चिंता सभी को है। हमने अन्न त्याग किया, हमने कुछ खाया नहीं, इसलिए जो भी थोड़ा सा गुस्सा था वो भी छोड़कर सभी हमारे लिए दौड़े आए। हमने इस पर पानी फेर दिया। माताश्री सुनिए ना, ये सभी का बड़प्पन ही तो है। उन्होंने हमारा सम्मान रखा, किसी ने कुछ नहीं कहा। हे भगवान, क्यों, कैसे हम इस झंझट में फंस गए? हम बहुत शर्मिंदा है अपने आप से। हमसे गलती हुई, हमें माफ कर दीजिए। माताश्री पहले भी हमने आपसे कहा था, आज फिर से कहते हैं, माँ कभी गलत नहीं होती, उन्हें माफी नहीं मांगनी चाहिए। शंभू राजा, माताश्री आप खुद को ऐसे बंद कर देंगी, ऐसे अन्न त्याग कर देंगी, ऐसी कोई बात हुई ही नहीं है। माताश्री आप बेफिक्र रहिए। शंभू राजा, आप बहुत महान हैं। आपका मन भी बहुत बड़ा है, महान हैं आप। माताश्री रानी माँ ने हमेशा हमें एक ही बात सिखाई है कि जब तक हमारे घर में और गांव में भाईचारा बना रहेगा ना, तब तक हमारे कोई भी दुश्मन हमारे गांव पर आक्रमण करने का सोचेगा भी नहीं। यही हमारी सोच है और उसके लिए हमें बहुत बड़ा रास्ता पार करना है। उसके आगे ये सब बातें कुछ मायने नहीं रखती। हमें समझ में आ गई, हम बहुत शर्मिंदा हैं। माताश्री देखा आपने, हम कितना प्रयास कर रहे थे, कितना मनाने की कोशिश की, परंतु माता श्री ने एक बार भी दरवाजा नहीं खोला।
अरे उन्होंने बाल राजा के लिए भी दरवाजा नहीं खोला। फिर लेकिन जब युवराज आए और उन्होंने दरवाजा खोलने को कहा तो तुरंत दरवाजा खोल दिया उन्होंने। कुछ भी हो जाए, पर बड़ी रानी साहिबा की ममता है शंभू पर। सही कहा। देखा ना आपने, हम उन्हें कितना मना रहे थे, लेकिन उन्होंने अपना मन हल्का तो सिर्फ भैया के सामने ही किया। ये दोनों माँ बेटा एक दूसरे से मिले हुए हैं। बचपन से ही देखते आए हैं हम उन्हें। राजकुमार कहीं भी जाए, फिर भी बड़ी रानी के महल में जरूर जाएंगे। रहा नहीं जाता उनसे। सच कहा आपने। माताश्री, दोनों माँ बेटे साथ में ही हैं। लेकिन क्या बातचीत कर रहे होंगे? क्या बोलेंगे? और बहुरानी, कोई भी बातचीत चल रही हो, पर छत्रपति के विचार हमेशा साथ रहेंगे। हमें भी यही लगता है। माताश्री खा लेंगी ना? रानो दीदी, अब तो युवराज है ना माताश्री के साथ, वो उन्हें भोजन करा के ही मानेंगे। परमेश्वर, इतना अच्छा घर है। कदम कदम पर हमें रानी माँ के विचार याद आते हैं। इस घर ने लाखों के घर बसाए हैं। इंसानों में इंसानियत और घर में अपनापन लाया है। इसलिए इस घर में किसी के भी मन में कोई शंका नहीं रहनी चाहिए। सही कहा। ऐसे में सभी के मन में गलत विचार आने लगते हैं और इसका बच्चों पर भी कितना असर पड़ता है। इसलिए हमें ऐसा लगता है कि जो भी हुआ वो अच्छे के लिए हुआ। बड़ी रानी साहिबा समझ गई हैं। अब बस वो किसी और के मोह में फिर से ना आ जाए। बिल्कुल। हमारी वजह से शूरवीर लोगों का ध्यान विचलित नहीं होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना हमारी जिम्मेदारी है। रानो दीदी, आप जरा देखकर आइए ना क्या चल रहा है। ठीक है, आती हूँ मैं। आखिर ये आग लगाई किसने है, ये मुझे ठीक से समझ नहीं आ रहा है। आग लगाई? आग नहीं लगाई तो और क्या किया है? दक्षिण मुहिम की शुरुआत पर अगर बंटवारे का विषय बीच में आ गया तो फिर और क्या समझूं? परंतु हम्बीरराव जी, बंटवारे का यह विषय तो घर का विषय है। फिर बाहर का कोई आदमी आकर इसमें क्यों आग लगाएगा? लगाई है, किसी ने तो जरूर आग लगाई है। अजय हम्बीरराव, दुश्मन कहां और वार कर कहां रहे हैं? हम्बीरराव ने तो अभी तक कोई वार किया ही नहीं है। नहीं तो उसके 2 टुकड़े इसी वक्त आपके सामने होते। अरे अरे हम्बीरराव, इतना गुस्सा मत होइए। बंटवारे का विषय महाराज और महारानी जी का था और अब तो बात भी खत्म हुई। हाँ, खत्म हुआ है मां भवानी की कृपा से। परंतु एक बात बता देता हूं, वो स्वराज्य की महारानी जी बाद में है, पहले हमारी बहन है। हम अच्छी तरह से पहचानते हैं उन्हें। बंटवारा करने का विषय वो सोच भी नहीं सकती हैं। ऐसी सोच उनकी नहीं हो सकती है। परंतु हम्बीरराव जी, उन्होंने ही यह विषय महाराज जी के सामने रखा। हाँ, रखा उन्होंने ही बोला था। परंतु हमें यह लगता है कि इसमें किसी और का हाथ है। महाराज, आइए रानी जी, बोलिए। माफ कर दीजिए महाराज। रानी जी, हम कौन होते आपको माफ करने वाले, और क्यों करें हम आपको माफ? इस स्वराज्य के धनी हम अकेले नहीं हैं। महाराज, आपको इन सभी का विचार ये सब बोलने से पहले करना चाहिए था,
क्योंकि एक बार निकला हुआ तीर और मुख से निकले शब्द फिर वापस नहीं ले सकते हैं। महाराज, रानी जी, आप एक बार क्या अनेक बार माफी मांग लीजिए, लेकिन उसमें दिल पर लगे हुए शब्दों के जख्म पोंछने की हिम्मत ही नहीं है। हमसे गलती हुई महाराज। आपको ऐसी कई बातें समझनी चाहिए थी। आपने अपने ही पैरों पर अपने ही हाथों से कुल्हाड़ी क्यों मारी, ये समझ नहीं आ रहा है हमें। क्यों आपको आपके बड़े होने का एहसास नहीं है? और हमें एक बात समझ में नहीं आई, ये बंटवारे का प्रश्न आपके मन में कहां से आया? रानी जी, बंटवारे के लिए ये क्या कोई घर की चीज है? घर की खेती थोड़ी है। हमें भी अगर बंटवारे में फंसना होता तो हम भी एक सामान्य आदमी बन जाते थे, जैसे कि एक किसान। बच्चे पैदा हुए तो खेती का बंटवारा कर देना चाहिए। रस्सी से नाप के एक भाग तुम्हारा और एक भाग हमारा, बात खत्म। तो क्यों ये स्वराज्य के लिए इतना संघर्ष किया होता हमने? सच ही है, क्या हो गया हमारे हाथों से? रानी जी, आप ऐसी बातों पर ध्यान मत दीजिए। एक बात हमेशा ध्यान में रखिए, लोग हमेशा दूसरों का सहारा लेकर हमसे गलतियां करवाते थे, इसीलिए हमेशा सतर्क रहना चाहिए। सोयरा रानी जी, जो है उसे जोड़ने की कोशिश करिए, तोड़िए मत। जी महाराज। हमारे घर में बंटवारा नहीं हुआ ऐसा नहीं है, हमारे घर में भी बंटवारा हुआ है, एक बार, सिर्फ और सिर्फ एक बार। परंतु वो संपत्ति धन दौलत की नहीं थी, वो बंटवारा था दो भाइयों में। हम दो भाइयों को हमारे जन्मदाता माता पिता ने ही बांट लिया था। बड़े भैया थे पिताश्री के पास और हम थे रानी मां के पास। बहुत छोटे थे हम, हमें समझ भी नहीं थी तभी। महाराज, महाराज आप बहुत महान हैं, माफ कर दीजिए हमें। महारानी, हमने आपको उसी दिन माफ कर दिया था, परंतु एक बात ध्यान में रखिए, सिंहासन के अगल बगल में हमेशा चतुर, झूठे, महत्वाकांक्षी इंसान रहते हैं। वो आपका ध्यान भटकाने की कोशिश करेंगे, परंतु हमें सतर्क रहना चाहिए। उनके महत्वाकांक्षा आपके माध्यम से आपकी तरफ से पूरे करने की कोशिश करेंगे, आपसे झूठ बोलेंगे, आपको बहकाएंगे भी, परंतु आप उनके बहकावे में मत आइए। बस ये बात ध्यान रखिए। महाराज, ऐसी गलती फिर दोबारा नहीं होगी हमसे। ऐसी बातों को दूर कर दीजिए। अगर तभी भी नजदीक आए तो तलवार से हमला कर दीजिए। एक बार दहशत निर्माण किया तो ऐसी चीजें आपसे हमेशा दूर रहेंगी। इन सारी बातों की जड़ अब हमें समझ में आ रही है। बंटवारा हुआ है, ऐसी खबर अगर प्रजा में फैल जाती है तो क्या कहेंगे लोग? एकता करने वालों के घर में ही दरार पड़ गई। हमारा मान सम्मान क्या रह जाएगा? इसीलिए कह रहे हैं सोयरा रानी जी, हमेशा धैर्य से काम लीजिए और रानी मां के सोच को हमेशा ध्यान में रखिए, और जो ध्यान ना दे उन्हें जाने मत दीजिए। अब हम ऐसे लोगों को नहीं छोड़ेंगे। अन्नाजी पंत किधर है? अन्नाजी पंत जगदीश्वर के मंदिर में गए हैं। अच्छा, कितने समय तक हमसे बात नहीं करती, ऐसी टकरार करती हैं, और यहां आपके सामने हैं तो आप चुपचाप हैं। क्या बोले हम? हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। रायगढ़ पर इतना बंदोबस्त होते हुए भी आप इसे पार करने में सफल रहे। परंतु आपकी एक बात का हमें अभिमान है, आपके हर एक शब्द का। यीशु पिताश्री को अपमानित किया जाए, ऐसा बर्ताव हम करेंगे क्या? नहीं, और अब तो हम सारी बातें समझ चुके हैं। तो ये सब समझने पर
आपको बुरा लगा था? हाँ, बुरा लगा था। आप नाराज हो गई थी? एक स्त्री की हैसियत से नाराज थे, परंतु छत्रपति की बहू होते हुए हमें नाराज होने का हक बिल्कुल नहीं है। दुखी भी हो गए थे, परंतु छत्रपति की बहू होते हुए हम उस दुख को व्यक्त नहीं कर सकते थे। युवराज, यहां किले पर रहते हुए आंखों से निकले आंसू को पलकों में छुपाने के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि घर की इज्जत को बचाना होता है, क्योंकि बड़ों का सम्मान करना होता है, और इसीलिए खुद के सुख और दुख को महत्व नहीं दे सकते। सच है। बंटवारे की मांग हुई, हमारे पति को तकलीफ हुई, और इस सब में बड़ी माताश्री सहभागी थी। ये सारी बातें बहुत चुभती हैं, लेकिन हमेशा यही बातें मन में चलती रहे, इसका फायदा क्या है युवराज? और इसी वजह से दूरियां भी बढ़ती हैं। इसी वजह से दूरियां आती हैं, ये सच है। परंतु युवराज, ऐसा छत्रपति के घर में होना सही है या नहीं? युवरागी, घर छत्रपति का रहा तो भी घर में इंसान ही रहते हैं ना। लेकिन फिर भी इन बातों का होना सही नहीं है। जिस तरह पिताश्री गलत व्यवहार वाले लोगों के हाथ पैर तोड़ देते हैं, उसी तरह आपको भी घर में स्वार्थी विचारों के हाथ पैर तोड़ देने चाहिए। युवराज, मान अपमान सदैव लोगों में लड़ाई करवाता है। हमें वहां पर संस्कारों की मूर्ति को खड़ा करना है। फिर देखिएगा, कोई भी दुश्मन वहां आने के बारे में कभी सोच भी नहीं पाएगा। युवराज, घर की स्त्रियों को ही घर को हमेशा जोड़कर रखना चाहिए। वाह, यही तो है रानी मां के संस्कार। इन्हीं संस्कारों को लेकर तो हमें आगे बढ़ना है ना युवराज। ऐसा करके ही पिताश्री की सोच तब तक जिंदा रहेगी जब तक आकाश में चांद और तारे रहेंगे। येसु, पिताश्री ने रानी मां की सिक्के कटियार आपको क्यों दी थी, ये बात आज समझ में आई। आज हमारे बारे में कुछ मत कहिए। आज सबकी खुशी का कारण आप हैं युवराज। येसु, पंत, महारानी जी, एक तरफ विष पान करने वाले जग कल्याण करने वाले जगदीश्वर की आराधना करते हैं आप, और दूसरी तरफ शिवाजी के घर में दूरियों का विष फैलाते हैं। हमारे मन में बंटवारे का विष आपने डाला। किस लिए? हमारी बदनामी हुई, हम शर्मिंदा हुए, महाराज की नजरों में गिर गए हम। हमारे सोने जैसे बच्चे के लिए गलत विचार भी ले आए हम। हमारे विचारों को भटकाया आपने। हमारा गुरूर खत्म करने का मार्ग दिखाया आपने। घिनौना, बहुत घिनौना हरकत कर बैठे हम। ऐसा मत सोचिए आप। एक तीर जाया होने से तरकश थोड़ी ना खाली हो जाता है। आगे से ये सब बातें बंद। अजी, लेकिन बाल राजा का भविष्य। खामोश। उनका ख्याल महाराज रख लेंगे, उनका ख्याल आप मत रखिए। और इसके आगे अगर आपने हमें कुछ बताने या समझाने की कोशिश की तो बिना दया किए आपको सुरनिस के पद से निष्कासित किया जाएगा। ये बात याद रखिएगा।
जगदीश्वर, देख रहे हो ना तुम, जिसके बारे में भला सोचता हूँ वही। खैर, आज भले उन्हें लग रहा है कि जहर उतर गया है, लेकिन कल फिर से उफनने लगेगा तो इस अन्ना जी की तरफ ही दौड़ पड़ेंगी वो। माताश्री, ये सारी चीजें पिताश्री के लिए जो संदूक भेजने थे वो तो भरकर तैयार हैं। और सोयरा रानी, महाराज के लिए ये सारी व्रत की चीजें चलेंगी नहीं? मेरा मतलब है, खाने पीने पर उनका ध्यान कहाँ रहता है? ये सब महाराज के लिए नहीं है, हमारे शंभू राजा के लिए है। राजकुमार शंभू के लिए? हाँ। माताश्री, जब युवराज को पता चलेगा वो बहुत खुश हो जाएंगे। वो हमारे घर परिवार के लिए कितना कुछ करते हैं, तो क्या हम इतना नहीं कर सकते? उनको अगर दिया तो वो खाते, ऐसा उनका स्वभाव है। इसलिए सोचा कि हम ही ये सब भर कर रख दें। ये अच्छा किया। और एक बात, आज किले पर शंभू राजा के लिए पूरनपोली बनेगी, हम खुद ही बनाएंगे। हम तैयारी शुरू करते हैं। ठीक है माताश्री, अब हम भी इजाजत चाहेंगे। ठीक है, चलिए। महारानी, कहाँ थे तुम दोनों? काम के वक्त ही गायब हो जाते हो। कार्यालय में हमारे गांव के पाटिल आए थे, उन्हें ही मिलने गए थे। पाटिल आपको एक बार कह दिया ना? नहीं, आपने कहा और हमने सुना, लेकिन भैरव बाबा की कसम खाता हूँ, हमारा गांव इस बार लगान नहीं दे पाएगा। अजय, ऐसे कैसे? आप कायदों के खिलाफ जाएंगे? हम कहाँ खिलाफ हैं? तो फिर भैरवबा की कसम खाने से हम चुप बैठ जाएंगे क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। आपको लगान भरना ही पड़ेगा। लेकिन हर साल बिना भूले हम भरते ही हैं। सच बताइए, कहिए कि इस बार फसल अच्छी नहीं थी। नहीं, फसल तो अच्छी हुई थी, लेकिन अचानक से फसल को कीड़े लग गए। आपको पता है, 4-5 दिनों में हमारी पूरी की पूरी फसल सूख गई। नहीं, थोड़ी बहुत गुठलियां थी, लेकिन दाने भरे हुए नहीं थे, और जो भरी हुई गुठलियां थी वो सारी पंछियों ने खा ली। इसीलिए हमारा पूरा गांव मुसीबत में आ गया है। आपकी मुसीबतें आप जाने। तो फिर महाराज जी के पास जाना होगा। आप दूसरा जानते ही क्या हैं? महाराज के पास जाऊंगा, महाराज के पास जाऊंगा। अब महाराज ही जा रहे हैं। किले पर आते हुए देखा ना आपने, कितनी फौज जमा कर रखी है, कितने घोड़े, कितने बैल, कितने घुड़सवार, सरदार, सैनिक। ये लोग क्या खाएंगे आप ही बताइए। हमारी हालत बहुत ही खराब है। अगले साल हम कुछ दे देंगे। अगले साल नहीं, ये मेरे उसूलों के खिलाफ है। हाँ, 2 दिन में देख लीजिए, वरना गांव के मुखिया के तौर पर आपको जिम्मेदार ठहराऊंगा। नहीं, हमें थोड़ा वक्त दीजिए, मैं देखता हूँ। नहीं, कुछ लगान की व्यवस्था करता हूँ। जल्दी देख लीजिएगा, मेरे पास हर गांव के साथ बहस करने के लिए समय नहीं है, वरना मैं कानूनन आप पर दावा ठोक दूंगा। सुनिए, आप इतनी जल्दबाजी मत कीजिए। मैं अभी आया। माफी चाहिए, दे भी देते, लेकिन वो इस अन्ना जी के खेत में नहीं उगती। बहुत ही अच्छा हथियार बनाया है। किसने बनाया? मेरे पिताजी ने। आपके बताने के बाद तुरंत पिताजी को किले पे बुला लिया। रात दिन मेहनत करके फिर ये कर्नाटकी तलवार बनाई है। हथियार मतलब बहुत ही उम्दा हथियार है। बाबा, क्या गुण है इस तलवार के? युवराज, ये तलवार बहुत बढ़िया है, जबरदस्त काम करेगी। लंबाई 1.5 हाथ, इसलिए हमारे सैनिकों की पहुंच बढ़ जाएगी। दुश्मन की तलवार 1 हाथ और हमारी 1.5 हाथ। इस तलवार की विशेषता यह है कि इस तलवार की ये जो मुठ है ना, ये बहुत सुरक्षित है।
इससे दुश्मन की तलवार अगर टकराएगी तो वो सर से फिसल कर अगर आएगी ना तो दुश्मन की तलवार इस जगह पर आके फंस जाएगी और इस तरफ से भी हाथ की सुरक्षा होती रहेगी। अगर वार आड़ा आया तो यहाँ से हम उसे रोक सकते हैं और उल्टा वार नीचे से आया तो ये कटोरी और इस नुकीले फौलाद से इससे हम रोक सकते हैं। और उसके बाद अगर हम तलवार आड़ी रखेंगे ना अपने सुरक्षा के लिए तो हमारा ये पूरा हिस्सा सुरक्षित हो जाएगा। और ये जो नुकीला फौलाद है ना ये बहुत काम का है। इसका ये फायदा है कि अगर दुश्मन को जोर से मारना हो तो दोनों हाथों से पकड़कर वार कर सकते हैं। और मैदान जंग में अगर दुश्मन बहुत ज्यादा करीब आके भिड़ गया तो इस तलवार को ऐसे ऊपर उठाकर इस नोक को उसके सर में मार सकते हैं या कंधे पर। और अगर ऊपर कोई दिक्कत हो तो तुरंत चक्री लेकर उसके पेट में इसे ऐसे घुसा सकते हैं। आपके कहे अनुसार तलवार की लंबाई 4 उंगलियां बढ़ा दी। हाँ, ये तुमने सही कहा। अगर हथियार लंबा है तो 4 हाथ दूर से ही हम दुश्मन पे हमला कर सकते हैं। हमें लगता है कि हमें ये तलवार एक बार पिताश्री को दिखानी चाहिए। महाराज जी बहुत खुश हो जाएंगे। अगर हमारे सैनिकों के हाथ में ऐसा हथियार होगा तो फिर उनका जोश तो और भी ज्यादा बढ़ जाएगा और उन्हें दिलासा भी बहुत मिलेगा। शाबाश, मन को लुभा देने वाली तलवार बनाई है, हमारे मन की कल्पना को आकार दिया है। बताइए क्या इनाम दें? जी नहीं, इनाम नहीं चाहिए। हमारी सेवा आपको पसंद आई, यही बहुत हो गया। नहीं नहीं, इनाम तो आपको लेना ही होगा, ये हमारी जुबान है। इनाम ही देना होगा तो गांव के किसानों का इस साल का लगान माफ कर दीजिए। क्यों? फसल को कीड़े लग गए। किसान के खेत से किसान के घर में फसल का एक दाना नहीं जा पाया। आपका भी खेत है? नहीं है। खुद के लिए इनाम मांगने के बजाय आप गांव का लगान माफ करने के लिए कह रहे हैं। शाबाश। रात दिन मेहनत करके तपते हुए आग के सामने बैठकर फौलाद के साथ 2 हाथ करके उस पर इतने सारे घाव करके और उसे पानी पिलाते हुए तलवार आपने बनाई और इनाम अपने गांव के लिए मांग रहे हैं। मामाश्री, यही है असली स्वराज्य। सही कहा। आजकल ऐसी नियत देखने को मिलती ही कहां है। हाँ ना, खुद के स्वार्थ के लिए लोग दूसरों का भी सब कुछ छीन लेते हैं। अगर दिया नहीं तो जबरदस्ती ले लेते हैं, छुपा देते हैं, घर में दीवारें और खेत में बांध खड़े कर देते हैं। इस एहसान फरामोश दुनिया में आप गांव की भलाई के बारे में सोच रहे हैं। जाइए, आपके गांव का लगान माफ, और तो और आपके पैसे हम खुद अदा करेंगे। अब जल्दी से काम पर जाइए, ऐसी और बहुत सारी तलवार बनाइए। बाबा। नहीं नहीं, रखिए, हमारी याद समझ कर रखिए। ये बहुत बड़ा एहसान हुआ। पूरी जिंदगी बिता दी मैंने हथियारों के साथ, लेकिन आज हमारी हौसला अफजाई हुई है। अब ये जिंदगी भर काम आएगा। मिलते हैं। प्रणाम। युवराज, तलवार को आकार देते देते मनुष्य को भी आकार देते देखकर मेरा तो मन भर आया। तकरीबन 200 के आसपास अनाज की बोरियां, 50 से 60 बोरी चावल, दाल वगैरह, सब्जी का प्रस्ताव संबंधित कर्मचारी को यह भेज देता हूं। हाँ, उसमें लिखिए 40,000 सैनिक और 20,000 घुड़सवार, मतलब तैयारी में रहेंगे। हाँ, सही कहा। मुखिया जी, आप वापस आ गए? आपसे कहा था ना कि आपके गांव को लगान माफ नहीं होगा। लेकिन मेरी बात तो सुन लीजिए। अब क्या सुनना है? नियम मतलब नियम। पर लगान के बारे में ही। वो बात ही मत कीजिए। सुरनिस ने बोला मतलब बोला। ये पत्थर की लकीर है, समझे आप? जाइए और लगान लेकर आइए। लेकिन लगान माफ कर दी गई है। लगान माफ किया? हाँ। किसने किया? युवराज ने। युवराज ने?
वो कैसे कर सकते हैं लगान माफ? पंत, मेरे पिताजी के काम से युवराज बहुत खुश हैं। उन्होंने जैसा बोला था वैसी तलवार बनाई मेरे पिताजी ने। जी सरकार, तलवार देखकर बड़े बड़े डर जाएंगे ये जानकर सारे गांव का लगान माफ कर दिया। कद्रदान है युवराज, वो लाख कद्र करेंगे, लेकिन यहाँ कम पड़ेगा उसका क्या? आप भी कद्र किया कीजिए पंत। अजी स्वराज्य है ये, मुसीबत में आप साथ नहीं देंगे तो हम क्या करेंगे? चलता हूँ, अगले साल जरूर आऊंगा पूरी लगान लेकर। हाँ, नमस्ते। मदद तो कर दी पर कानून के खिलाफ। अब आप देखिए, हम लगान माफी रुकवा देंगे। क्या आप युवराज के फैसले के खिलाफ जाएंगे? हाँ जाएंगे। नहीं कर पाए तो मुंह के बल गिर जाएंगे। गिर तो जाएंगे लेकिन हम नहीं। तो फिर? युवराज गिरेंगे, युवराज मुंह के बल गिरेंगे। वो कैसे? आप देखते जाइए राहु जी। अन्नाजी पंत कहते हैं मुझे, उन्हें मुंह के बल नहीं गिराया ना मैंने तो नाम बदल दूंगा अपना। युवराज के कार्यालय से भेजा है मंजूरी के लिए। युवराज ने शिरपुर गांव का लगान माफ कर दिया, लेकिन ये तो अनाजी पंथ के अधिकारों में दखल अंदाजी जैसा होगा। क्या इसके लिए पंथ की अनुमति होगी? युवरागी, सुरनीस पंत आने की इजाजत मांग रहे हैं। इजाजत है जी। प्रणाम युवरागी, माफ कीजिए, आपको तकलीफ देने की जुर्रत कर रहा हूं। तकलीफ की कोई बात नहीं है, कहिए। शिरपुर गांव का लगान माफ कर दिया है युवराज ने। वो कागज मंजूरी के लिए आया होगा आपके पास। हाँ, ये वही कागज है। मतलब स्वराज्य हित के लिए हम जनता से दुश्मनी लेंगे, उन्हें धमकाएंगे, चार बातें सुनाएंगे, तब लोग लगान भरते हैं। और यहाँ युवराज कर्ण का अवतार लेकर लगान माफ कर रहे हैं। क्या ये उचित है? उचित अनुचित छोड़िए, क्या ये नियम अनुसार है? नियम के खिलाफ है, लेकिन युवराज होने के कारण उन्हें हक है कि वो लगान को माफ कर सकें। तो पूरे गांव को माफी, ठीक है, उस बारे में भी हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिस गांव का लगान माफ किया उस गांव का मुखिया और हम में बहस हुई है। वो कहता है फसल में कीड़े लग गए, इन्हीं के गांव की फसल पर कीड़े पड़ गए। क्यों? क्या कीड़े नहीं पड़ सकते? अजी वजह क्या है? एक लोहार ने तलवार तैयार की, तलवार वो युवराज को पसंद आई, इसलिए इनाम मांगने के लिए कहा, तो उन्होंने लगान की माफी मांगी और उन्होंने दे दी। अब ये भी कोई बात हुई क्या? और अब ये जो कमी है हम कैसे भरेंगे? ऊपर से मुहिम की शुरुआत में ये सब, जब धन की जरूरत हो तब दान कैसे कर सकते हैं? मतलब यहाँ कोई तालमेल ही नहीं है। ठीक है, लेकिन पंत, ये हो गई आपकी बात। लेकिन अब हम युवराज से बात करेंगे, उनसे चर्चा करेंगे, उनके इस फैसले के पीछे की वजह को जानेंगे और फिर अपना निर्णय लेंगे। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि शिरपुर को लगान माफ नहीं करना चाहिए, इसमें हमारी नाक कट जाती है। पंत, हम सच्चाई जानने के बाद ही निर्णय करेंगे। इसका मतलब हम समझ गए कि क्या होगा। क्या मतलब? पत्नी के तौर पे आप युवराज की ही तरफदारी करेंगी, लेकिन हमें कुल मुख्तियार के तौर पर आपका निर्णय चाहिए। हमने अगर ये कागज हाथ में लिया है तो कुल मुख्तियार की हैसियत से ही।
आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हमारी तो बस यही इच्छा है कि कोई भी किसी के अधिकार में दखल ना दे, और अगर मुखिया लगान देने में आनाकानी कर रहे हों तो उन्हें सजा दी जाए। पंत, किसान कभी ठगते नहीं हैं। ठगने वाले कोई और लोग होते हैं, और आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। हाँ? मतलब अगर किसान ठगते तो उनकी बीवियों के गले में फिरंगी बनावट के हार और जेवरात दिखाई देते ना। हाँ, मतलब हाँ। हम सही निर्णय लेंगे पंत, आप बिल्कुल चिंता ना करें। जी। आप जा सकते हैं। जी युवराज। ये एक उम्दा तलवार है। जब ऐसी तलवार हाथ में आती है तो लड़ने का जोश बढ़ जाता है। सही कहा। इस तलवार से दुश्मन को एक झटके में मार गिरा सकते हैं। हम्बीर राव, हमने बनाई तलवार से भी 4 उंगली बड़ी है ये तलवार। हाँ हाँ, लेकिन इसके लिए युवराज कितनी ज्यादा मेहनत कर रहे थे। नहीं तो क्या, हमारे सैनिकों के हाथ में अच्छी तलवार आनी चाहिए। इसके लिए वो दिन रात इन कारीगरों के पास जाते थे, उनसे बातचीत करते थे। वो तलवार की नोक और उसकी मूठ की जांच पानी में डुबाते थे, धार देखते थे और चौड़ाई मापते थे। कुछ न कुछ तो करते ही रहते हैं शंभू राजा। महाराज, तभी तो ऐसा हथियार बनता है, और ऐसा हथियार बनाने के बाद जरूर बहुत से दुश्मन मारे जाएंगे हमारे सैनिकों के हाथ। ऐसी तलवार तो किसी को भी प्यारी हो सकती है। हाँ। वाह, उम्दा। शंभू राजा की कितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। हाँ। तारीफ तो बनती है, तलवार तो कमाल की बनी है, लेकिन तलवार बनाने वाले के गांव को पूरी तरह से लगान माफ कर देना, ये कहाँ का न्याय है? क्या हुआ अनाजी पंत? महाराज, हम बताते हैं। इस तलवार को देखकर शंभू राजा ने खुशी के मारे गांव का लगान ही माफ कर दिया। वजह वो फसल में कीड़े आ गए, अनाज बर्बाद हो गया और पूरा हंगम भी बर्बाद हो गया। इसलिए पूरे गांव का कहना था कि लगान माफ कर दी जाए। जिसने ये तलवार बनाई वो भी तो इसी गांव का कारीगर है। लेकिन मैं क्या कह रहा था, तलवार बनाई ये तो अच्छी बात है, आप तलवार बनाने वाले को इनाम दीजिए और देना भी चाहिए, लेकिन लगान माफ करना ये मुझे कुछ समझ में नहीं आया। माफ कीजिए महाराज। शंभू राजा कहाँ है? उन्हें बुलाइए। महाराज, वो किला उतर के नीचे गए हैं। 30,000 की फौज वहां जमा है उसकी जांच करने के लिए। ठीक है। अनाजी पंत, आपका कहना है कि हम गांव का लगान माफ नहीं कर सकते, है ना? जी महाराज। लेकिन अब हम आदेश भी पीछे नहीं ले सकते। अगर स्वराज्य के युवराज ने दिया हुआ फरमान का मान हम नहीं रख सकते तो लोगों का विश्वास टूटेगा, और अगर हमने इस निर्णय को बिना उन्हें पूछे बदल दिया तो शंभू राजा को बहुत बुरा लगेगा। तो फिर हम करेंगे क्या? क्या करें? अंबीरा, हम एक काम कर सकते हैं। जी महाराज। गांव के युवा लड़कों को अपनी फौज में भर्ती कर लो। उन्हें कहना उन्हें मिलने वाले वेतन में से लगान काट दिया जाएगा। फिर सरकारी खजाने में भी कमी महसूस नहीं होगी, और इस वजह से गांव के युवा लड़कों को रोजगार भी मिलेगा। जो लश्कर में भर्ती होने में सक्षम नहीं है उन्हें सरकारी काम में हाथ बांटने के लिए कहिए, पूरा लगान वसूल कर सकेंगे। क्या कहते हैं अनाजी पंत? हाँ ठीक है। ये आपने बिल्कुल सही कहा। अब किसी बात की चिंता नहीं। सरकारी खत शिरपुर को भेजिए। जी महाराज, आज्ञा दीजिए। महाराज माफ कीजिए, बेअदबी मत समझिएगा। बोलिए अनाजी पंत। महाराज, नेतृत्व के निर्णय का पुनर्विचार कीजिए। वजह? शंभू राजा भावनावश निर्णय लेते हैं।
उनके निर्णय सेनापति के निर्णय नहीं होते। युद्ध भूमि पर ऐसी बातों से तकलीफ हो सकती है। अथनी की मुहिम में भी बब्बर खान को जीवन दान दिया था। छोटी चीजों से ही वो अत्यानंदित हो जाते हैं। अत्यानंदित होते हैं मतलब? लेकिन वो लोगों की मदद ही करते हैं। उदार होना रणभूमि में मात खाने वाला गुण है। अब हम क्या बोले? आप तो सर्वज्ञ हैं। उन्हें परिपक्व होने की जरूरत है। हमें फिक्र होती है इसलिए बता रहे हैं। हम इस बारे में जरूर सोचेंगे। आज्ञा दीजिए। बहिर जी, आपका कुतुब शाह क्या कहता है? महाराज, कुतुब शाह के दिल में शुरुआत में आपके लिए डर था, लेकिन वो डर अब खत्म हो चुका है। प्रहलाद पंत निराजी ने अपना काम बखूबी निभाया। अजी वो मादान्ना और अक्कान्ना तो आपके भक्त हो चुके हैं। ऐसा मतलब नेराजी पंत के बेटे प्रहलाद पंत भी कसौटी में सफल हुए। बड़ा मुश्किल काम था, लेकिन इन्होंने आसान बनाया। और एक बात है महाराज, हमारे स्वराज्य के प्रजा के मन में आपके लिए जितना आदर है, उतना ही आदर वहाँ की प्रजा के मन में भी आपके बारे में है। अच्छा, इसका मतलब दक्षिण अभियान का मार्ग अब आसान हो गया है। नहीं महाराज, भागानगर जाते समय बीच में विजापुर के अधिकार की एक चौकी है, जिसे हम दक्कन का दरवाजा कहते हैं। कोपल की चौकी? जी, कोपल की चौकी। कोपल का चौकीदार हुसैन खान हम पर हमला करने की तैयारी में है, और ये खबर पक्की है। हुसैन खान? इस हुसैन के बारे में लोगों की क्या राय है? प्रजा उसके जुल्मों से परेशान हो चुकी है महाराज। ठीक है, अपने खबरी वहां तैनात कर दीजिए। जी महाराज। अच्छा, हमारे भाई एकोची राजा की भी कोई तो खबर जरूर होगी। जी महाराज। नहीं मतलब आप आने वाले हैं ये खबर उन्हें दे दी गई थी, लेकिन उनकी ओर से कोई खास उत्साह नहीं दिखा। जब हम उनसे मिलेंगे तो शायद उनका जोश बढ़ेगा, ऐसा लगता है हमें। इसका मतलब बहिर जी, हम दक्षिण जाने के लिए तैयार हैं। सही कहा ना? जी महाराज, आप कभी भी निकलिए। आगे के रास्ते में खतरे नहीं हैं, और आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे चीजें बदलती जाएंगी। बढ़िया।